हेलो फ्रेंड्स जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का आपका चैप्टर 1 हिस्ट्री का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें जो है सबसे पहले बात करते हैं, एक फ्रेडरिक सूरी थे। तो फ्रेडरिक सूरी जो है ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने 1848 में क्या किया था कि एक सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स जो है तैयार की थी। इसमें इन्होंने एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना की थी, ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड, जिसमें इन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होना चाहिए। मतलब एक ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए जहाँ पे डेमोक्रेसी हो और क्या हो, सोशल रिपब्लिक हो। तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो भी लोग वहाँ पे कानून बने, जो भी वहाँ पे कानून बने वो जो है जनता के लिए बने, सिटीजन के लिए बने, और वो सिटीजन्स के द्वारा ही बनाए जाएं। और रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो लोग वहाँ पे, जो प्रमुख होगा, जो देश का हेड होगा, जो नेशन का हेड होगा, उसका अगर इलेक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक। तो ये जो है आपका रिपब्लिक का मतलब क्या होता है और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे रिपब्लिक की बात करें तो इंडिया एक क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है। क्यों रिपब्लिक कंट्री है? क्योंकि यहाँ पे जो देश का प्रमुख है, जो देश का हेड है, वो है प्रेसिडेंट, और उसका जो है इलेक्शन होता है। लेकिन इंग्लैंड में क्या है कि वहाँ पे जो देश का प्रमुख है उसको जो है माना जाता है कि वहाँ का देश का जो राजा है, जो किंग है, उसको देश का प्रमुख माना जाता है। लेकिन वहाँ पे उसका इलेक्शन नहीं होता है, वो राजा का बेटा जो है वहाँ पे वही राजा बनता है। तो वो जो है एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो नियम कानून बनाए जाते हैं वे जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जो सिटीजन लोग जो है सांसद वगैरह चुनते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसलिए वो क्या है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है। और इंडिया में क्या है कि इंडिया आपका रिपब्लिक भी है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, और ये डेमोक्रेटिक भी है क्योंकि यहाँ पे जो नियम कानून बन रहे हैं वो सांसद या विधायक बनाते हैं, तो उनका भी इलेक्शन हो रहा है। तो इसलिए इंडिया आपका क्या है, डेमोक्रेसी भी है और यहाँ पे रिपब्लिक भी है। इसके बाद जो है ये फ्रेडरिक सूरे जो है इन्होंने कहा था कि एक ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए जहाँ पे क्या हो कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक हो। अगर पूछा जाता है कि इन्होंने जो प्रिंट्स बनाए थे, 4 प्रिंट्स बनाए थे, इनका इन्होंने टाइटल क्या रखा था? तो इनका टाइटल यही था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इसके बाद जो है बात करते हैं इनके कुछ जो है पेंटिंग्स के फीचर्स की बात करते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, ये जो है यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। तो इस फिगर में क्या है, ये एनसीईआरटी में आपका बना हुआ है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो है आपके स्टेचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे बना हुआ है। और ये जो है यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन में, यहाँ पे लाइन में जो है ये बहुत बहुत लंबी एक लाइन लगी हुई है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि सभी लोग अपना अपना जो है फ्लैग लेकर के आए हुए हैं। ये क्या है, ये सभी देश जो हैं वो अपना फ्लैग लेकर के आए हैं। तो इनका सबका अलग अलग जो है पहनावा है, तो इनका कस्ट्यूम वगैरह, इनके रीति रिवाज वगैरह सबके अलग अलग हैं। तो ये नेशन के हिसाब से आए हुए हैं और ये जो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इसका सम्मान करते हैं और मानते हैं कि जो है आपका ये लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। यहाँ पे फोरग्राउंड में ये जो है कुछ कैथलिक्स लोग दिखाए गए हैं। तो ये जो है यहाँ पे इस तरीके से हवा में जो है दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं इनके फीचर्स की, फ्रेडरिक सूरे के पेंटिंग्स के फीचर्स की। तो इसमें जो है यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन ए लॉन्ग लाइन, यहाँ पे देख सकते हैं, मार्चिंग इन ए लॉन्ग लाइन आर पेइंग होमेज टू द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। और ये लोग मानते हैं कि किसका, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी को, और इक्वलिटी होनी चाहिए और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, फोरग्राउंड में जो है इमेज जो है बनी हुई है उसमें कुछ सिंबल्स वगैरह हैं। उसमें जो है क्या है, मोनार्कियल रिजाइम्स हैं। मोनार्कियल रिजाइम का मतलब है जो शासन करते हैं। और मोनार्कियल का मतलब होता है, मोनार्की का मतलब होता है जिसमें एक के द्वारा शासन होता हो। तो ये जो है इनको ये सिग्निफाई कर रहा है, इनको फोरग्राउंड में दिखाया गया है। तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि उनका जो है डाउनफॉल हो चुका है। तो मोनार्कियल जो सिस्टम चल रहा था उसका जो है यहाँ पे एंड हो चुका है, मोनार्कियल सिस्टम का एंड हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट नेशंस जो हैं वो अपने अपने फ्लैग लेकर के आए हैं और उनका अपना जो है कस्ट्यूम वगैरह है, अपना पहनावा जो है वो सबका अलग अलग है। तो ये जो है एक जो है नेशन स्टेट की कल्पना ये कर रहे हैं यहाँ पे। और यूरोप और अमेरिका जो है ये सब इस बात को मानते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर नेशन स्टेट पूछा जाता है तो क्या है।
तो नेशन स्टेट क्या है? नेशन का मतलब है क्या है कि देश, राष्ट्र। तो इसकी ये क्या है, एक ऐसी कंट्री है जो कि उसकी वेल डिफाइंड डेलिनेटेड बाउंड्री होनी चाहिए, मतलब कि बिना किसी वाद विवाद के एक बाउंड्री उसकी फिक्स होनी चाहिए। और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका जो है सिमिलर कल्चर होना चाहिए, उनकी हिस्ट्री जो है शेयर होनी चाहिए, और एथनिक करेक्टर जो मतलब कि उनके जो भगवान वगैरह हैं वो जो है, और जो उनके विचार वगैरह हैं वो सब क्या हो, सेम होने चाहिए। और वहाँ पे जो गवर्नमेंट बने वो उनकी अपनी चॉइस की बननी चाहिए। और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनमें क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और लोगों में कॉपरेशन होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम नेशन स्टेट। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, यहीं से एक जो है नेशनलिज्म का आइडिया आता है। तो ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री में, यहीं से आपका आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आता है। इसमें क्या किया गया कि ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा देश जो अपने आप जो है निर्णय ले सके बिना किसी दबाव के, तो उसको बोलते हैं सोवरेनिटी। इंडिया एक क्या है, सोवरेन कंट्री है, ठीक है। तो पहले अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था, इसलिए जो है इंडिया सोवरेन नहीं था। तो अब क्या है, ये सोवरेन कंट्री है। तो नेशनलिज्म में ये बात कही गई कि पहले सोवरेनिटी किसके पास थी, मोनार्की लोगों के पास थी। अब ये सोवरेनिटी जो है फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ जानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फ्रांस में आया, और इसमें जो है राइट ऑफ लिबर्टी की बात की गई और इक्वलिटी की बात की गई। इसके बाद जो है कुछ और बातें, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, जो मतलब कि आंदोलनकारी थे, जो तो उन्होंने क्या किया कि कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है लोगों में होनी चाहिए, इसकी बात की। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब है कि सभी की एक जो है एक कॉमन पहचान होनी चाहिए। तो इसमें इसका आइडिया आता है ला पार्टी का। तो ला पार्टी क्या है? ला पार्टी आपका क्या है, फादर लैंड, मतलब कि जिस जमीन पे रहते हैं तो उसको बोलते हैं ला पार्टी। एक जो है ये नेशन की बात होती है, तो फादर लैंड मतलब कि ला पार्टी मतलब कि नेशन। फिर ले सिटियोन, तो ले सिटियोन क्या है, ये जो है वहाँ के सिटीजन जो हैं उनको बोला गया ले सिटियोन। इसके बाद रिवोल्यूशन में, फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या कहा गया कि स्टेट जनरल, जो स्टेट जनरल पहले स्टेट जनरल हुआ करते थे, तो उसको जो है नाम बदल दिया गया, क्या कहा गया, नेशनल असेंबली। और वहाँ पे जो लोग होंगे उनको इलेक्ट करके भेजा जाएगा। और कौन लोग इलेक्ट करेंगे उसको, कौन लोग चुनेंगे, जो एक्टिव सिटीजन्स होंगे। एक्टिव सिटीजन का मतलब है जो कि आपका जो है टैक्स पे कर रहे होंगे गवर्नमेंट को। और क्या कहा गया कि इसमें जो है नया फ्रेंच फ्लैग अडॉप्ट किया गया, जो कि पहले फ्लैग चल रहा था फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो रॉयल स्टैंडर्ड को हटा करके नया फ्लैग लाया गया। नेशन नेशन को सुप्रीम माना गया, नेशन को सुप्रीम माना गया। ये सब क्या है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात है कि इसमें ये सब बातें हुई नेशनलिज्म में, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में। और इसमें क्या है, नेशन को सुप्रीम माना गया, जिसको कि फादरलैंड बोला गया। और बहुत सारे हिम्स, जो गाने वगैरह और ओथ्स वगैरह, शपथ वगैरह ली गई। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो अब जो है सेंट्रलाइज हो गया। पहले क्या था कि फ्रांस जो है पूरा बटा हुआ था, तो सभी जो है हर एरिया में अलग अलग सिस्टम चल रहा था। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अब सेंट्रलाइज किया जाना चाहिए, और यूनिफॉर्म लॉज, सबको सबके लिए जो है सेम नियम कानून होने चाहिए। एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए किसका, वेट्स और मेजर्स का, मतलब कि जो माप वगैरह हो, नापा जाए कोई चीज़, तो उसका एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। पहले क्या था कि सब स्टेट बटे हुए थे, तो सबका अपना अलग अलग मेजर चल रहा था, बहुत सारी करेंसीज चल रही थी। तो करेंसी भी बहुत सारी चल रही थी पूरे फ्रांस में, जिसमें क्या किया गया था कि पूरा 30 से सिर्फ 2 जो है वो बना दी गई। यहाँ पे इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज हैं, मतलब कि जो फ्रांस में ही अगर इधर से उधर कुछ सामान ले जा रहे हैं तो उस पर जो है टैक्स वगैरह लगता था, तो उसको जो है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो हैं और जो भी ड्यूज वगैरह थे उनको जो है अबॉलिश किया जाना चाहिए। फ्रेंच लैंग्वेज को एक कॉमन लैंग्वेज बनाना चाहिए, जहाँ पे फ्रांस में जितने भी लोग हों वो सब क्या हो कि उनको सबकी एक कॉमन लैंग्वेज हो। और इनका एक नेक्स्ट मोटिव क्या था कि जो आपके यूरोप में दूसरे कंट्रीज हैं, फ्रांस के अलावा जो दूसरे कंट्रीज हैं, उनको भी इस नेशन कंसेप्ट के बारे में बताना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि
कौन कौन से देश, कौन कौन से जो है इम्पैक्ट होते हैं, इसमें मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इसमें योगदान होता है मिडिल क्लास का। और मिडिल क्लास में कौन कौन लोग आएंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे और स्टूडेंट्स आएंगे। तो ये लोग जो है आते हैं, और इससे जो है और भी कंट्रीज होती हैं, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड और इटली और बेल्जियम, तो ये लोग भी यहाँ पे जो है बात पहुँचाते हैं। तो ये आपके फ्रांस वाले। फिर क्योंकि यहाँ पे ये जो स्विट्जरलैंड, हॉलैंड और इटली, बेल्जियम है, ये लोग भी वहाँ पे क्या चाह रहे थे कि मोनार्की को थ्रो ऑफ करना चाह रहे थे, फेंकना चाह रहे थे, उसको बाहर करना चाहते थे, और ये जो है नेशन कंसेप्ट को अपनाना चाहते थे। इसके बाद बात करते हैं नेपोलियन। नेपोलियन चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि नेपोलियन जो है इसी ने जो है क्या किया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाया था, लेकिन इसने जो है सिस्टम फिर जो है ज़्यादा जो है क्रिटिकल कर दिया, तो इसको भी बाद में हटाना पड़ा। राइज ऑफ नेशनलिज्म, जब नेपोलियन जो है लोगों को जो है समझा रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि लोगों ने इस पर जो है भरोसा किया। तो इसने जो है मोनार्की जो है, इसने कहा कि मोनार्की एब्सोल्यूट मोनार्की, इसने जो है कहा कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की है इसको हटाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की है उसको लाना चाहिए। तो इसलिए लोगों ने इस पर भरोसा किया, और इसने जो है, लेकिन इसने क्या किया कि कुछ जो है प्रिंसिपल्स जो थे, कुछ आइडियाज जो इसने अच्छे किए। वो क्या क्या थे, उसको बोला गया सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है, ये नेपोलियन के द्वारा लाया गया, और ये कुछ ऐसे नियम कानून इसने बनाए जो कि वहाँ पे जो है लागू हुए। सिविल कोड ऑफ 1804, तो इसको बोला जाता है नेपोलियनिक कोड, इसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। इसमें इसने बात की कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी की, राइट टू प्रॉपर्टी की, मतलब कि सब लोग अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब कि मोनार्की सिस्टम जो चल रहा था उसमें जो है जो आपके बड़े लोग थे उन्हीं की प्रॉपर्टी पे उन्हीं का जो है सब पूरा अधिकार था। जितने भी प्रिविलेज दिए गए थे रिगार्डिंग हाई बर्थ या फिर क्लास के अकॉर्डिंग, उन सबको जो है हटा दिया गया। और इसने क्या किया कि अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, वहाँ भी ये चीज़ें, इस कोड को जो है इसने जो है फैलाया। तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डच रिपब्लिक और इटली, तो यहाँ भी ये कोड जो है लागू होता है। और इसने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो शासन जो अधिकारी जो थे उनको जो है इसने जो है शासन जो है सही किया। और इसने जो है फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे लोगों के द्वारा ही शासन हो जो कि बोलते हैं इनको नोबल लोगों के द्वारा। नोबल लोग क्या होते हैं कि जो समाज में जो है जिनकी अच्छी पहचान हो, जिनका जो है रुतबा वगैरह हो, और या फिर बोल सकते हैं कि जो पादरी वगैरह हैं, जो फादर वगैरह हैं, इनका जब शासन होता है तो इसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम में यही लोग जो है शासन करते हैं, बड़े लोग, और इनके अंडर में जितने भी पीजेंट्स होते हैं वे जो है काम करते हैं इनके लिए, और ये लोग उसके बदले में उनको जो है ज़मीन देते हैं खेती करने के लिए और प्रोटेक्शन देते हैं। तो फ्यूडल सिस्टम ये सिस्टम था। इसने जो है लिबरेट कर दिया था पीजेंट्स को सर्फडम से। सर्फडम का मतलब है जो बंधुआ मजदूर होते हैं। तो बंधुआ मजदूर मतलब कि जो है किसी के अंडर में काम करते हैं और उनको सिर्फ थोड़ा सा पैसा दे दिया जाता है और उनकी वो खेती बाड़ी करते हैं। इसने जो है इम्पोज जो लगे थे गिल्ड्स पे, गिल्ड्स का मतलब होता है कि जो सामाजिक समूह लोग बनाते हैं, तो उस पर जो है इम्पोज लगा हुआ था। तो इसने जो है उसको जो है हटा दिया, इम्पोज जो है गिल्ड्स पे लगा था उसको हटा दिया। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इसने जो है अच्छा किया, इम्प्रूव किया। बिजनेसमैन और जो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ट्रेडर्स थे, इन्होंने इस चीज़ को जो है इम्पोर्टेंस दिया। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉज को जो है इसका जो है बेनिफिट इन लोगों को मिला। जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थी पहले इसका जो है वेलकम किया जाता है, लेकिन पहले जो है फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया जाता है, लेकिन बाद में वे लोग क्या किए, इसको अपोज करने लगे। क्यों अपोज करने के लिए? क्योंकि वहाँ पे जो है इसने टैक्स जो है बहुत बढ़ा दिया था, इंक्रीज टैक्सेशन एंड सेंसरशिप भी बाद में लगा दी थी। सेंसरशिप का मतलब है कि कोई भी आर्टिकल लिखा जाता है न्यूज़पेपर वगैरह, तो उस पर जो है नेपोलियन से बोला गया कि वही चीज़ें लिख सकते हैं जो कि जो है अलाउड होंगी। तो सेंसरशिप इसने लगा दी थी और टैक्स लगा दिया था। तो ये दो बातें जो है इसकी निगेटिव पॉइंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको बाद में हटाया जाता है।
इसके बाद जो है बिगनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बिगनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो है बिगनिंग कब होती है? स्टार्ट होता है मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी का मतलब है 1750। तो वहाँ पे क्या था, उस समय कोई भी नेशन वगैरह की बात नहीं थी। पूरा जो यूरोप था वो आपका जो है बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइडेड था। बहुत सारे कुछ सेवरल फैक्टर्स हैं जिसने जो है यहाँ पे नेशनलिज्म जो है उसकी बात आती है। इसमें बात करेंगे राइज ऑफ मिडिल क्लास। तो राइज ऑफ मिडिल क्लास और लिबरलिज्म और राइज ऑफ ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 एंड फिर इसका क्या होता है, अपोजिशन। तो इसमें तीन बातें आ रही हैं आपकी कि नेशनलिज्म जो है यूरोप में कैसे आता है। एक जो है राइज ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का राइज होता है, और लिबरलिज्म, लिबरलिज्म जो है आता है, और जो है जो कंजर्वेटिव्स जो आए थे 1815 के बाद, उसको जो है बाद में अपोज किया गया। तो ये तीन बातें जो हैं वो आती हैं कि कैसे वहाँ पे नेशनलिज्म का स्टार्ट होता है। बात करते हैं अगर कि यहाँ पे नेशनलिज्म जो है कैसे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे काम करता है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1789 से 99 तक जो है क्या होता है यहाँ पे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। और इस समय जो है यहाँ पे क्या चल रहा था, मोनार्की चल रही थी, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है, मतलब कि कोई भी नियम कानून नहीं थे, वो लोग जो है अपने हिसाब से शासन कर रहे थे। तो इसी के बीच में जो है नेपोलियन ने क्या किया था, लोगों का विश्वास जीता था। और फिर जो है जब उस एब्सोल्यूट मोनार्की को हटाया गया, तब जो है नेपोलियन यहाँ पे शासन करने लगता है। तो ये जो है शासन करता है आपका 1815 तक, 1815 तक। और ये जो है बात करेंगे तो 1799 से, तो 1799 से ये जो है 1815 तक जो है इसका शासन रहता है। तो इसके बाद जो है क्या होता है कि 1815 में बहुत सारे कंट्रीज जो है नेपोलियन को हराते हैं, नेपोलियन को हरा देते हैं। तो इसके बाद जो है 1815 के बाद 1830 तक जो है कौन लोग आ जाते हैं, कंजर्वेटिव लोग। यहाँ पे कौन लोग आ जाते हैं, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव वे लोग थे जिनको बोलेंगे हम रूढ़िवादी, मतलब कि धर्म वगैरह जो है उसको जो है ये लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कि कोई भी जो है कुछ भी जो है खिलाफ नहीं बोलेगा। और कंजर्वेटिव हो गए थे, मतलब कि ये लोग फिर से जो है वही मोनार्की सिस्टम लेकर के आ गए थे। तो इसके बाद जो है फिर 1830 से 1848 तक फिर से जो है रिवोल्यूशन वगैरह होता है। और 1848 के बाद जो है 1871 में जो है पूरा जो है ये इसका यूनिफिकेशन होता है, इसको बाद में हटाया जाता है। तो ये आप देख लिए यहाँ पे कि 1789 से 1799 तक क्या होता है कि वहाँ पे मोनार्की चल रही थी और एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही थी। 1799 से 1815 तक जो है नेपोलियन शासन करता है, फिर इसको जो है हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव्स लोग आ जाते हैं 1815 के बाद, और फिर यहाँ पे लिबरल वगैरह आते हैं। कंजर्वेटिव के बाद जो है बात करेंगे तो इनसे जो है कौन लड़ते हैं, लिबरल, इनसे जो है लिबरल लोग लड़ते हैं। तो ये जो है एक आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें जो है क्या कह रहे थे कि अभी नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म जो है यूरोप में किन किन फैक्टर से आता है, मिडिल क्लास, लिबरलिज्म और जो कंजर्वेटिव आए थे उनका अपोजिशन किया गया। तो ये तीन फैक्टर यहाँ पे आ जाएंगे कि कैसे वहाँ पे नेशनलिज्म आता है। तो राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, इसमें जो है क्या, एरिस्टोक्रेटिक क्लास। एरिस्टोक्रेटिक क्लास का मतलब है कि एक के द्वारा जो शासन चल रहा था, जो आपकी डोमिनेंट क्लास थी उसके द्वारा। तो उसमें जो है खाली कुछ ही लोग आ रहे थे, और ज़्यादातर लोग जो उसमें थे वो क्या थे, पीजेंट्स थे, मतलब कि मजदूर थे। क्योंकि उसमें जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी एक जो है चल रहा था। तो उससे क्या था कि लेबर वगैरह जो है और वर्किंग क्लास जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे हो गया था। स्मॉल इंडस्ट्रीज, अगर बात करेंगे मिडिल क्लास में क्या क्या आएंगे, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, बिजनेसमैन और जो प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स भी, तो ये सारे लोग इसमें आते हैं। तो इन्होंने एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेज थे इनको हटाने की मांग की और इक्वलिटी की बात की, और इन्होंने जो है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की बात की।
इसके बाद बात करते हैं लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म जो है ये भी जो है इनके मिडिल क्लास जो है ये जो है आपके लिबरलिज्म के साथ में ही थे। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म का मतलब होता है कि इक्वलिटी हो और फ्रीडम हो और फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट बने वो जो है लोगों की इच्छा से बने, लोगों के द्वारा बने। इकोनॉमिक जो रिवॉल्यूशन होता है इकोनॉमिक फील्ड में, वे जो है फ्रीडम ऑफ मार्केट में मार्केट्स या व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है जो अनजस्ट ड्यूटीज जो लग रही थी, जो टैक्स जो है लग रहे थे, उसको जो है हटाना चाहिए। इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है ये भी एक कंसेप्ट हो जाता है जिसने कि बहुत बड़ा रोल जो है अदा किया था इसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म में। इसमें जो है अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो जो सामान वगैरह है ये जो है बिना किसी जो है टैक्स वगैरह के जो है इधर उधर ट्रांसपोर्ट किया जा सके। कुछ जो है सेवरल मेजर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसमें जो है क्या क्या आता है आपका, सबसे पहले आपका 1834। तो 1834 में कस्टम यूनियन का मतलब है कि जो वहाँ पे जोलोवियन लग रहा था एक जो है इसको बनाया गया। तो जोलोवियन का मतलब क्या है कि एक जो है लोगों का एक समूह बनाया गया, जैसे बोलते हैं कि यूनियन बनाई गई, जैसे कि वे लोग जो है एक संगठन बना सकें और अपनी बात जो है कह सकें। तो जोलोवियन ये जो है बनाया जाता है। इसके बाद जो है ये जो है इसका इनिशिएटिव होता है कहाँ पे, प्रूसिया में। और यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, तो ये जो यूनियन था इन्होंने टैरिफ बैरियर को जो है हटा दिया था और रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज को जो है कम कर दिया था, 30 से सिर्फ 2 कर दी थी। तो ये जो है किसकी बात कर रहे हैं, जो आपका कस्टम यूनियन बना था जोलोवियन। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे नेटवर्क जो बना था, इससे जो है सामान को इधर उधर मोबिलिटी करने में आसानी हो गई थी, जिससे कि जो है लोगों में एक नेशनल यूनिफिकेशन की जो है एक आइडिया आता है। राइज ऑफ न्यू कंजर्वेटिव्स, तो 1815 के बाद कंजर्वेटिव्स जो आते हैं इसका फिर क्या होता है, अपोजिशन होता है लोगों के द्वारा। तो आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, कब 1815 में, तो यहाँ पे न्यू कंजर्वेटिव लोग आते हैं। अब कंजर्वेटिव अगर पूछा जाता है कि कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं, तो ये जो है एक ऐसा ओपिनियन है जो कि ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं इनको ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि मोनार्की हो गया, जो चर्च हो गए, और जो भी सोशल हेराकी का मतलब है जो क्रम जो है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सोशल हेराकी है और इसको ये लोग चाहते थे कि प्रिजर्व रहे। तो ये लोग जो है वही आपका बोल सकते हैं कि इनको जो है मोनार्की जो है फिर से लाना चाह रहे थे। लेकिन ये लोग जो है मॉडर्नाइजेशन भी चाह रहे थे क्योंकि रिवॉल्यूशन ही चल रहा था, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी चल रहा था, तो ये लोग पीछे ना रह जाएं, इसलिए ये लोग मॉडर्न भी होना चाहते थे। लेकिन ये लोग चाहते थे कि हम मॉडर्नाइजेशन के थ्रू ही इनको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, किसको, मोनार्की को। तो ये दो बातें जो हैं कंजर्वेटिव्स में आते हैं। तो ये लोग जो है, अब एक आता है आपका कांग्रेस ऑफ वियना। तो कांग्रेस ऑफ वियना क्या है कि जब नेपोलियन जो है हरा दिया जाता है, तो एक जो है लोगों में एक मीटिंग होती है कि संधि होती है कि कैसे जो है फ्रांस को कंट्रोल किया जाए, कि नेपोलियन जो है ये फ्रांस का रहने वाला था। तो इसी ने क्या किया था कि सब पे जो है अधिकार करना स्टार्ट कर दिया था, सबको जीतना जो है स्टार्ट कर दिया था, सब पे सारे देशों पे अटैक करने लगा था। लेकिन इसको फिर बाद में 1815 में हरा दिया जाता है। फिर वहाँ पे एक जो है संधि होती है लोगों के बीच में, वियना एक जो है जगह है। तो ये जो संधि होती है ये होती है आपकी ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, कि इन्हीं सब लोगों ने इनको जो है नेपोलियन को, फ्रांस को जो है हराया था। तो ये जो है सेटलमेंट चाहते थे कहाँ पे, यूरोप में। और इन्होंने जो है ये जो कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी ये किसके द्वारा होस्ट की गई थी, तो ये ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा जो है हेल्ड की गई थी। यही इसके क्या थे, हेड थे। तो इसमें जो है कौन कौन सी बातें आ जाएंगी, इन्होंने क्या किया कि मोनार्की को फिर से रिस्टोर कर दिया, कहाँ पे, फ्रांस में। तो और क्या किया कि इसको और मजबूत कर दिया प्रूसिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया में। तो वहाँ से क्या हुआ कि जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो फिर से यहाँ पे आ जाती है। कुछ स्टेट्स जो है फ्रांस की बाउंड्री पे जो है बनाए गए, जिससे कि जो है फ्रेंच एक्सपेंशन, जो फ्रांस का जो एक्सपेंशन हो रहा था उसको जो है रोका जा सके।
तो 2 बातें यहाँ पे आप लिख सकते हैं कांग्रेस ऑफ वियना में। कंजर्वेटिव्स रिजाइन, ये आपके 1815 में इसी के बाद जो है आ जाते हैं। तो ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं और ये जो है कोई भी जो है टॉलरेट नहीं करते थे किसी भी चीज़ को। और इन्होंने क्या कर दिया था, सेंसरशिप लगा दी थी कि जो भी न्यूज़पेपर वगैरह होंगे, जो बुक्स होंगी, जो प्लेज होंगे, जो सॉन्ग्स होंगे, वे सब जो है उसमें लिबर्टी या फ्रीडम की बात नहीं होगी। तो ये सेंसरशिप कंजर्वेटिव्स के द्वारा लगा दी गई। इसके बाद जो है लिबरल्स जो थे, इन्होंने इसको अब अपोज करना स्टार्ट किया। इसको जो मोनार्कियल गवर्नमेंट कंजर्वेटिव्स के द्वारा बनाई गई, इन्होंने बात की लिबर्टी की, फ्रीडम की और क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट की। तो आफ्टर 1815 वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो लिबरल लोग थे वे अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि जो कंजर्वेटिव जो थे वे जो है इनको जो है पकड़ रहे थे, इनको जो है मार रहे थे। तो उनको जो है अंडरग्राउंड होना पड़ा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सीक्रेट सोसाइटीज जो है वो बनाई। इसमें जो है एक आते हैं आपके गिउसेप्पी मैजिनी। तो गिउसेप्पी मैजिनी जो है ये क्या है आपके, ये एक इटालियन थे, इटली के रहने वाले थे और इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में जो है बहुत बड़ा जो है रोल अदा किया था। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज जो है बनाई थी और जर्मनी कहाँ कहाँ बनाई थी, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। ये जो है अपोज करते थे मोनार्की सिस्टम को और जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहे थे। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सीवियर क्रिटिसिज्म किया था मोनार्की का। और मैटरनिक वहाँ पे जो आपके चांसलर थे, है ना, तो मैटरनिक ने इनको जो है गिउसेप्पी मैजिनी को बोला था कि ये जो है द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। इसको इन्होंने ये बोल दिया था कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के। तो गिउसेप्पी मैजिनी जो है ये एक मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, कौन सी, कार्बोनेरी। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, एक आपका यंग इटली बनाई थी मार्साइस में और यंग यूरोप बनाई थी बर्न में। इसके बाद आते हैं अब 1830 के बाद। तो 1830 से 1848 तक, तो 1830 से 1848 तक जो है यहाँ पे क्या होता है कि बिगनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन। एक जो है अगर सबसे पहले बात की जाए कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन जो है फ्रांस में, उसको जो है जुलाई रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, जुलाई रिवॉल्यूशन। तो ये जो है इसमें क्या होता है कि जो बॉर्बन किंग्स थे उनको जो है उखाड़ फेंका गया था, किसके द्वारा, लिबरल्स के द्वारा, बॉर्बन किंग्स को। ये जो है यहाँ पे एक जुलाई रिवॉल्यूशन का जो है एक जो है फोटो यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो थी वो जो है किसके द्वारा, लुइस फिलिप के द्वारा जो है वो बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्रुसेल्स ने जो है उसने भी यूनाइटेड किंगडम से अपने आप को आज़ाद कर लिया था। और जो मैटरनिक ने जो आपका ये जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, तो इसके बाद जो है और भी कंट्रीज जो थी यूरोप में वे सब भी जो है आंदोलन करने लगे थे, आज़ाद होने लगे थे, लड़ाई करने लगे थे। तो फ्रांस का ही इफेक्ट था ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो इस पे जो है मैटरनिक बोलते हैं कि व्हेन फ्रांस स्नीजेज, जब इनको खांसी जुकाम होती है फ्रांस को, तो रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, तो पूरे यूरोप में जो है कोल्ड मतलब कि सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इन्होंने ये बात बोली थी इस जुलाई रिवॉल्यूशन के बारे में, जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था उस पर। इसके बाद जो है आते हैं कि जो आइडिया ऑफ नेशन था ये कौन कौन से फॉर्म में था। तो ये आर्ट, पोइट्री और आपका स्टोरीज। तो आर्ट, पोइट्री और आपका स्टोरीज, इन सब से ये रिलेटेड था। तो इसमें जो है आपका म्यूजिक वगैरह भी आ जाएगा। तो इसने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। रोमांटिसिज्म जो है इसमें जो है आपका क्या कहेंगे कि रोमांटिसिज्म जो है इसने जो है क्या किया था कि कंजर्वेटिव जो थे, कंजर्वेटिव मतलब कि रूढ़वादी, और रोमांटिसिज्म का हिंदी में होता है स्वच्छंदवादी। तो ये लोग जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो गॉड वगैरह हैं उनके बारे में ये लोग जो है थोड़ा रियलिस्टिक बात करते थे। तो ये था रोमांटिसिज्म, मतलब कि इनको कंजर्वेटिव जो रूढ़वादी लोग थे इनको ये लोग जो है बहुत ही क्रिटिसाइज करते थे, बहुत ही उनका जो है उन पर टिप्पणी करते थे। कौन, ये आपके रोमांटिसिज्म वाले। ये रोमांटिसिज्म क्या था, एक कल्चरल मूवमेंट था।
कल्चरल मूवमेंट था जिसमें जो है ये इमोशंस की बात करते थे, और ये जो है जो आपके आर्टिस्ट थे ये जो है ह्यूमन फीलिंग्स को, जो ह्यूमन फीलिंग्स थी उनको ये रोमांटिसाइज करते थे, मतलब कि रियलिस्टिक बताते थे, ये स्टेज देते थे किस पे कि हाँ इसमें जो सबसे बड़ी बात आएगी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वे लैंग्वेजेस होती हैं जो कि बोलेंगे कि लोकल भाषा, और जो फोल्कलर जो होता है ये आपका क्या है, जो भी लोगों के द्वारा जो लोकल जो है नाच जो बोलेंगे कि लोकगीत वगैरह हैं, ये सब जो है इसकी जो है इस पे जो है ये रोमांटिसिज्म काम करता है। इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि लोकल भाषा का यूज करना चाहिए हमें, और जो है उसी के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पोलैंड पोलैंड ने क्या किया था कि ये जो है अंडर रसिया उसमें था, इसने इसको जो है हरा दिया था। और ये जो है क्यों क्यों हरा दिया था, क्योंकि वहाँ पे भी जो रसिया लोग थे उन्होंने बैन कर दिया था पोलिश बोलने पे। तो खाली ये क्या है, एक जो है इन्होंने रसिया ने क्या किया था कि पोलिश बोलने पे जो है बैन लगाया था, तो इसलिए पोलैंड जो है वहाँ पे क्या होता है कि विद्रोह होने लगता है, और लोगों ने इस रसिया को भी वहाँ से हटा दिया था और एक इंडिपेंडेंट नेशन अपने आप को बना लिया था। इसके बाद जो है ट्रू जर्मन कल्चर, तो ट्रू जर्मन कल्चर जो है इसका जो है डिस्कवर करना चाहिए, और वहाँ पे जो जर्मन कल्चर था उसको बोलते हैं डास वाक। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, लोकल फोल्कलर, इसकी जो है बात हो रही थी। और यहाँ पे ये जो फोटो आपका बना हुआ है, यहाँ पे क्या है कि 10,000 ग्रीक्स जो है उनको जो है मार दिया गया था टर्क्स के द्वारा। तो ये जो है एक फोटो बनाया गया, तो इससे जो है लोगों में सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो ये जो है रोमांटिसिज्म में सब कुछ आएगा। और अगर हम इन सब चीज़ों का यूज करेंगे तो जो इलिटरेट मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वे भी जो है इस बात को समझ सकते हैं। हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट्स। तो 1830 में क्या क्या होता है, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, बहुत ही वहाँ पे बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो 1830 में लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था वहाँ पे यूरोप में, और सिटीज़ जो थी वो ओवर क्राउडेड हो गई थी। इससे जो है स्लम्स वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए थे, लोग माइग्रेट होने लगे थे कहाँ से, रूरल से अर्बन की तरफ। स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स थे उनमें जो है बहुत ही ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन हो गया था, क्योंकि लोग जो है सस्ता सामान लेना चाह रहे थे जो कि इंग्लैंड में उसमें बन रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा था, और स्पेशली ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन। पीजेंट्स जो थे वे जो है बर्डन ऑफ फ्यूडल क्लासेस ड्यूज जो है उन पे जो है उधारी वगैरह जो थी उसके अंडर में थे। तो ये राइज ऑफ फूड प्राइसेस, फूड प्राइसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। और एक साल वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा बैड हार्वेस्ट हुआ था, इससे जो है वहाँ पे पॉवर्टी आ गई थी। रिवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स, तो लिबरल्स जो हैं इनके द्वारा जो रिवोल्यूशंस होते हैं, तो 1848 में इसको बोलेंगे ईयर ऑफ रिवोल्ट्स। ये जो है किसके द्वारा लेड किया गया था, एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा। तो फरवरी 1848 में जो फ्रांस जो था, फ्रांस मोनार्क वाज डिथ्रोन्ड, इसको जो है मोनार्क को हटा दिया जाता है, और रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। तो एक रिपब्लिक जो है वहाँ पे कंट्री बनती है जो कि किस पे बेसिस था, यूनिवर्सल मेल सफरेज पे, मतलब कि राइट टू वोट वाज गिवन टू ओनली ऑल मैन, सिर्फ जो है मैन लोगों को जो है ये अधिकार था कि वही वोट कर सकते हैं। और जितने भी वुमेन्स वगैरह थे इन्होंने पूरे यूरोप में क्या किया था, सिक्योरिंग वोटिंग राइट्स का आंदोलन कर दिया था। फिर इसमें बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली की। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये आपका जर्मनी की अगर बात करते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो इसमें जो है इसको लीड कौन करता है, इसका जो लीडर कौन होता है, प्रूसिया। तो प्रूसिया जो है इसकी लीडरशिप करता है, और ये जो है ऑटो वन बिस्मार्क क्या थे, सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, प्रूसिया के। तो इन्होंने जो है इसको जो है आगे बढ़ाया था, और विद द हेल्प ऑफ प्रूसियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से ऑटो वन बिस्मार्क वहाँ पे जो है काम करते हैं, और ये जो है यूनिफिकेशन का काम करते हैं। इनको जो है हेल्प ऑफ ऑस्ट्रियन, फ्रेंच एंड डेनिश आर्मी, तो 3 देशों की आर्मी जो है इनको सपोर्ट करती है, और 3 वार जो है ये सक्सेसफुली जीतते हैं। और यहाँ पे फिर आपका 1871 में विलियम फर्स्ट को जो है
एम्परर बना दिया जाता है जर्मनी का, कहाँ पे, पैलेस ऑफ वर्साइल्स में। और इसके बाद जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स वहाँ पे किए गए, बैंकिंग में, करेंसी में और एडमिनिस्ट्रेशन में और जुडिशरी में जर्मनी में। तो 1871 में ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हो जाता है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो इटली भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था जहाँ पे मोनार्की सिस्टम चल रहा था। तो यहाँ पे बात करेंगे कि उस समय जो है इटली के अंदर अगर बोला जाए कि कौन जो है था, तो सर्डिनिया पिडमोंट, खाली यही जो है रूल किया जाता था इटालियन मोनार्की के द्वारा। तो यूनिफिकेशन इसका कैसे होता है कि वहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो नॉर्थ में थे, नॉर्थ में जो है किसका कंट्रोल था, ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था, और सेंट्रल इटली में पोप लोगों का कंट्रोल था, और साउथ में जो है जो बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन थे उनका कंट्रोल था। तो ये जो है इटली इस तरीके से डिवाइडेड था। तो यहाँ पे आते हैं गिस्पी मैजिनी, जो आपके वहाँ पे आए थे कि ये भी क्या है, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, और ये जो है इटली की अगर बात करेंगे तो यंग इटली यहाँ पे बनाई थी। सर्डिनिया पिडमोंट यहाँ पे बात करेंगे तो इसने जो है लीडरशिप की थी यहाँ पे यूनिफिकेशन में। दो बार होता है यहाँ पे कि 1831 और 1848, तो दोनों बार क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे फेल हो जाते हैं यूनिफिकेशन में। तो इसके बाद जो है किंग ऑफ सर्डिनिया पिडमोंट जो विक्टर इमेनुअल सेकंड जो थे, वे जो है उनको हेल्प करते हैं चीफ मिनिस्टर कैवियर जो है इस प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाते हैं। और 1859 में ये ऑस्ट्रियन को हराते हैं, और 1860 में आपके जो गिस्पी गैरिबल्डी भी एक थे, उन्होंने और उनके वॉलंटियर्स ने हेल्प की, और इन्होंने क्या किया फिर साउथ इटली में उसको भी जीत लिया और उसको जो है इटली में मिला लिया। फिर इसके बाद यही आपके किंग विक्टर इमेनुअल सेकेंड, इनको जो है राजा बना दिया जाता है आपका यूनिफाइड इटली का, कब, 1871 में। तो दोनों का जो यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है 1871 में ही कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन जो है यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो है कोई भी एक सडन प्रोसेस नहीं था, यहाँ भी जो है सडन प्रोसेस नहीं था, क्योंकि वहाँ पे भी जो है ब्रिटिश पूरा नेशन जो है वो जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था। यहाँ पे बात करेंगे तो इंग्लिश रहते थे, वेल्स रहते थे, स्कॉट्स रहते थे और आयरिश रहते थे। तो इनके सबके अलग अलग जो है डिस्टिंक्ट नेशंस, डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल व्यूज थे सबके अलग अलग। तो 1688 में क्या हुआ कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर इसकी सीज कर दी थी, इसकी मोनार्की की, और पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो ये चीज़ याद रखनी है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इसमें क्या होता है कि इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में ये जो है एक संधि होती है, तो इसके थ्रू इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड को अपने में मिला लेते हैं, और इससे जो है अब जो है नाम बनता है इसका कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, इस एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से, जो कि क्या हुआ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में होता है। आयरलैंड में जो है दो टाइप के लोग रहते थे वहाँ पे, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक्स। तो इंग्लैंड जो अब ये बन चुका था, तो इंग्लिश लोगों ने क्या किया कि प्रोटेस्टेंट्स को जो है सपोर्ट किया, और इनकी हेल्प से वहाँ पे अपना रूल जो है बना लिया। तो इसके बाद जो है आयरलैंड को फोर्सफुली जो है 1801 में इसको जो है मिला लिया जाता है, और इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वहाँ पे डोमिनेट करने लगती है। तो आइडिया ऑफ ए नेशन जो है यहाँ पे आर्टिस्ट और पेंटर के द्वारा लाया जाता है। तो ये कैसे लाया जाता है, कुछ जो है फीमेल फिगर्स जो है इनको एलिगोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिगोरी बोलेंगे। वे जो है एलिगोरी का मतलब कि किसी भी देश को जो है रिप्रेजेंट करना किसी भी फोटो वगैरह से। तो मैरियन एक थी वहाँ पे, मैरियन फोटो बनाई गई कहाँ पे, फ्रांस में, और जर्मेनिया फोटो बनाई गई कहाँ पे, आपका जर्मनी में। तो दो ये एलिगोरी आपको याद रखनी है। एलिगोरी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी आपका पर्सन या थिंग के द्वारा कि जो है किसी भी देश को, ये आपका लिटरल भी हो सकता है और सिंबलिक भी हो सकता है। यहाँ पे एक फोटो बनी हुई है ये जर्मेनिया की, जर्मन नेशन की। इसके बाद जो है बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म जो है यहाँ पे आपका नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म होता है फीलिंग ऑफ लव फॉर वंस ऑन नेशन, अपने देश से जो है प्यार करना।
इसके बाद जो है इम्पीरियलिज्म की बात करते हैं। इम्पीरियलिज्म क्या होता है कि टेरिटोरियल कंट्रोल, मतलब कि साम्राज्यवाद। ये राष्ट्रवाद है, ये साम्राज्यवाद है, मतलब कि अपना साम्राज्य बढ़ाना। तो इम्पीरियलिज्म वो होता है जिसमें एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री को जीतने की जो है कोशिश करती है बाय यूजिंग मिलिट्री कंट्रोल। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो है ये बहुत ही इंटेंस था कहाँ पे, बाल्कन रीजन में। बाल्कन रीजन में जो है ये आपके सारे कंट्रीज थे, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे जो है कंट्री, क्रोएशिया, और ये आपके यहाँ पे इस तरीके से इतने सारे कंट्रीज वहाँ पे थे। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको स्लेव्स बोला जाता था, उनको जो है स्लेव्स बोला जाता था बाल्कन रीजन में जो रहते थे। मैनी पावरफुल यूरोपियन जो नेशंस थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया और जर्मनी, ये सब जो है इस बाल्कन रीजन पे कंट्रोल करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो है इसी की वजह से क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में, वो जो है होता है। तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म जो है खत्म होता है। इसमें जो है कुछ जो फीमेल फिगर्स आई थी एलिगोरी, इसमें आप ये जो है देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका कि मैरियन की फोटो है ये, और मैरियन ये कहाँ पे है, फ्रांस में जो थी, और ये है आपका जर्मेनिया। तो जर्मेनिया कहाँ थी, ये जर्मनी में अपनाया गया। तो इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं आपकी कि एक इन्होंने देखा यहाँ पे एक स्वार्ड जो है, ये एक क्या है, स्वार्ड है, और यहाँ पे ये जो है कुछ ओकलिस हैं, और यहाँ पे जो है ये भी एक जो है मुकुट बना हुआ है, क्राउन बना हुआ है। यहाँ पे एक ब्रेस्ट प्लेट है, और इस पे जो है ईगल का फोटो बना हुआ है। एक जो है फ्लैग इन्होंने पकड़ रखा है, और यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे देख रहे हैं आप जो है सनलाइट वगैरह जो है, सनरेज वगैरह है। तो और एक चीज़ यहाँ पे जो है टूटी हुई जंजीर यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इनके जो है क्या मीनिंग थे, तो क्या जो है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो जो ब्रोकन चेन्स होती हैं, जो ब्रोकन चेन थी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्रोकन चेन थी, और इसका जो है इसका जो क्या मतलब था, बीइंग फ्रीड, मतलब कि आज़ाद हो जाना, आज़ाद हो गए। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये जो है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये जो है इस चीज़ का सिंबल है, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का सिंबल है। अब क्राउन ऑफ ओक लीव्स, तो जो ओक लीव्स का जो क्राउन है वो आपका ये रहा आपका ये इस तरीके से। तो ये जो है ओक लीव्स का जो क्राउन है, ये जो है किसका सिंबल है, हीरोइज्म का। फिर स्वार्ड, स्वार्ड जो है वो जो है किसका सिंबल है, रेडीनेस टू फाइट, फाइट के लिए रेडी है। ओलाइव ब्रांच अराउंड स्वार्ड, तो स्वार्ड के अराउंड जो ये ओलाइव ब्रांचेज हैं, तो ये जो है इसका क्या सिंबल है, विलिंगनेस टू मेक पीस, मतलब कि शांति चाहते थे। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड, ये तीन कलर थे वहाँ पे, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये आप देख सकते हैं, ब्लैक है, रेड है एंड गोल्ड। तो ये जो है फ्लैग ऑफ द लिबरल, जो लिबरल लोग थे इन्होंने जो है बनाया था 1848 में, और इसको जो है बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट, इसको जो है बाद में बैंड कर दिया गया था। और रेज ऑफ राइजिंग सन, जो रेज ऑफ राइजिंग सन यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, ये जो इसको सिंबल करता है कि न्यू एरा की स्टार्ट हो चुकी। ये आपका जो है यूरोप का मैप आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जर्मनी है यहाँ पे, ये है आपका जर्मनी, और यहाँ पे आपका जो है ये हो जाएगा आपका जर्मनी, ये आपका फ्रांस है, और ये आपका ग्रेट ब्रिटेन जिसको बाद में बन गया था आपका यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पे ये आयरलैंड है, आयरलैंड को इसमें मिला लिया जाता है, और इधर ये आपका स्पेन पड़ेगा, और ये आपका इधर क्या है, ये इटली है, और ये यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया है, और ये आपका पोलैंड है, और यहाँ पे बीच में ये स्विट्जरलैंड है। तो ये सब जो है कंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।